गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, बीए पार्ट फर्स्ट में अपना बुक चल रही है भौतिक भूगोल, जिसमें अपना टॉपिक है पिछले अध्याय के अंदर अपना अपक्षय है वो पूरा हो चुका है। अपक्षय के बाद में आज अपना नया टॉपिक है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र, देखो अपर्दन चक्र के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपर्दन चक्र के बारे में आपका जो अपर्दन चक्र के बारे में बताया 1899 के अंदर अमेरिका के विलियम मॉरिस डेविस ने मॉरिस डेविस 1899 में विलियम मॉरिस अमेरिकी भूगोलवेता है जो अमेरिका के अंदर क्या है अपर्दन चक्र के बारे में अपनी 19वीं शताब्दी के अंदर अमेरिकी भूगोलवेता ने 1899 में 19वीं शताब्दी में अपर्दन चक्र के बारे में सबसे पहले आपका अध्ययन है वो प्रस्तुत किया। अपर्दन चक्र के बारे में या अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया 1899 के अंदर और 19वीं शताब्दी के अंदर। इस संकल्पना के अनुसार वैसे तो देखो अपर्दन चक्र के बारे में सबसे पहले जैसे ही मैंने आपका अपक्षय स्टार्ट कराया था उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अपक्षय और अपर्दन दोनों क्या है अनाच्छादन की क्रिया है। अनाच्छादन के अंदर क्या होता है आपका अपक्षय के अंदर स्थैतिक क्रिया होती है और जो आपका अपर्दन चक्र है उसके अंदर क्या है गतिशील क्रिया है वो होती है। यानी कि इसके अंदर अपर्दन चक्र के अंदर क्या है आपकी जैसे नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा क्या हो जाता है बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। या कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अंतर्जात बलों के द्वारा आपके बहुत सारी ऐसी स्थलाकृतियां बन जाती हैं जिनके द्वारा जो क्या है अपर्दन चक्र के द्वारा क्या है समतल भूभाग के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अपर्दन चक्र के बारे में संकल्पना किसने दी 1899 के अंदर अमेरिका के विलियम मॉरिस डेविस ने 1999 के अंदर अपना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया अपर्दन चक्र की संकल्पना के अंदर। इन्होंने अपर्दन चक्र के बारे में या कह सकते हैं कि आपका जो स्थलाकृतियां होती हैं किसी भी स्थलाकृति का निर्माण और विकास दोनों ही क्या है इतिहास के ऊपर विकास व निर्माण इसकी चर्चा क्या है ऐतिहासिक क्रम में किसकी स्थलाकृतियों का विकास और निर्माण ऐतिहासिक क्रम के अंदर जानने के लिए जो क्रम बनाया जो क्रम होता है वो क्या है आपका
एक इतिहास की अगर चर्चा करते हैं, किसी भी शिलाकृति का निर्माण, उसका बनना, उसका विकास है, ये किस पे निर्भर करता है, तो एक ऐतिहासिक क्रम होता है और उस क्रम के आधार पे क्या है, वस्तु का निर्माण है, उसका विकास है, ये सारी चीजें हैं किसके अनुसार चलती हैं, आपके एक अवस्था के अनुसार चलती हैं। और इस अवस्था के अंदर आपका विलियम मॉरिस जो डेविस हैं, इन्होंने क्या है, भौगोलिक चक्र को, एक आपका अपवर्तन चक्र है, इसको नाम दिया, भौगोलिक चक्र का नाम दिया गया, या इसे भौगोलिक चक्र के नाम से जाना गया। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो अपवर्तन चक्र के अंदर अगर देखा जाए तो आपका कोई भी आपका भूभाग जो क्या हो जाता है, ऊपर उठा हुआ भूभाग या ऊपर उठा हुआ भाग अपक्षय या अपवर्तन द्वारा क्या हो जाता है, समतल पर्याय मैदान के अंदर बदल जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, अपवर्तन चक्र है, कहलाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपवर्तन चक्र की परिभाषा। कोई भी स्थान के ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग, जैसे मान लो आपका क्या है, पृथ्वी की स्थलाकृतियां या पृथ्वी के अंदर क्या है, अंतर्जात बलों के द्वारा क्या होती हैं, पर्वतों का बनना, पठार का बनना, स्थलाकृतियां हैं, वो क्या है, स्थल भाग के ऊपर इस रूप में देखने को मिलती हैं। किस कारण से, पृथ्वी के ऊपर दो बल कार्यरत करते हैं, एक आपका अंतर्जात और दूसरा आपका बहिर्जात। अंतर्जात बल के द्वारा क्या होते हैं, पर्वत है, पठार है, आपका जो पर्वत, पठार, पहाड़ी, और इस तरीके से क्या है, ये जो स्थलाकृतियां अपन को दिखाई देती हैं, ये क्या है, आपकी अंतर्जात बल हैं। उसी के साथ साथ आपकी आती हैं जैसे पटल विरूपणी है, या इसके अंदर ज्वालामुखी का फूटना है, या भूकंप का आना है, तो ये क्या है, आपकी अंतर्जात बलों के द्वारा ही क्रियाएं होती हैं। तो पर्वतों का निर्माण है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपवर्तन चक्र है वो होता क्या है। असल में अपवर्तन चक्र है जो आपका विलियम मॉरिस डेविस ने दिया है, अमेरिकी। उन्होंने क्या माना है कि कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय और अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, जब वह अपक्षय अपवर्तन के कारण समतल रूप के अंदर या समतल पर्याय मैदान में बदल जाता है, क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन चक्र है, कहलाता है। जैसे मान लो आपका ये कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग था, ये आपका कोई भी पर्वतीय भाग था, ये क्या है, चट्टानों से बना हुआ है, या तो क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है, और या क्या है, अपवर्तन की क्रिया होती है। दो क्रियाएं इसके अंदर शामिल की गई हैं, किसके अंदर, आपका भौगोलिक चक्र के अंदर, या कह सकते हैं अपवर्तन चक्र के अंदर। दो क्रियाएं कौन सी, एक तो अपक्षय और दूसरा अपवर्तन, दोनों के द्वारा क्या होता है, कोई भी ऊंचा उठा हुआ भाग, जैसे ये धरातल है आपका, ये स्थल भाग है, और इस स्थल भाग के ऊपर क्या है, ऊंचा उठा हुआ भाग है, और वो क्या हो जाता है, या तो अपक्षय के द्वारा या अपवर्तन के द्वारा क्या हो जाता है, समतल पर्याय मैदान के अंदर बदल जाता है, वो ही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन चक्र है, कहलाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपवर्तन चक्र होता क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। किसी स्थान पर ऊंचा उठा हुआ भूभाग, ऊंचा उठा हुआ भूभाग अपक्षय, अपक्षय व अपवर्तन के द्वारा समतल पर्याय मैदान में बदल जाता है, तो वह अपवर्तन चक्र कहलाता
कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपका सामान्य रूप से अपर्दन चक्र है, या इसे कह सकते हैं आपका अपर्दन चक्र। और इस अपर्दन चक्र को ही आपका जो डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया है। और इसी अपर्दन चक्र को डेविस ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया है। इसी को क्या है आपका डेविस ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया है। और अगर बात करते हैं डेविस के अनुसार, तो डेविस ने आपका भौगोलिक चक्र की संकल्पना आपके 1899 में प्रस्तुत की। और जर्मन विद्वानों ने इस संकल्पना की क्या है बहुत आलोचना की, कि जैसे ही आपके अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस ने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन 1899 में किया, 1899 में किया। और इस भौगोलिक चक्र की बहुत ज्यादा आलोचनाएं की गई। किनके द्वारा? आपके भौगोलिक चक्र की आलोचना जर्मन विद्वानों के द्वारा आलोचना है वो की गई। देखो, डेविस ने क्या माना कि किसी भी स्थान के ऊपर जो स्थलाकृतियों का निर्माण और विकास होता है उसके पीछे एक इतिहास होता है। यानी कि कैसे? जैसे मान लो पर्वतों का जो निर्माण हुआ, या आपकी झीलों का निर्माण हुआ, या पृथ्वी के ऊपर जो आपकी जैसे ज्वालामुखी आ रहा है, या आपका भूकंप आ रहा है, तो ये किस वजह से आ रहे हैं? इनके पीछे एक इतिहास रहा होगा। जैसे ही पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है, इनके पीछे एक ऐतिहासिक या अवस्था या समय है वो काम करता है। तो डेविस के अनुसार, डेविस ने माना कि स्थलाकृतियों का निर्माण व विकास में ऐतिहासिक क्रम होता है। ऐतिहासिक क्रम है वो माना गया है कि किसी भी स्थिति का, किसी भी स्थलाकृति का निर्माण है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? आपका ऐतिहासिक क्रम के ऊपर, कि उसका कोई इतिहास रहा होगा, वह किस अवस्था से गुजरा हुआ होगा, या उसकी क्या है कई अवस्थाएं मानी गई है। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी स्थलाकृति का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे क्या है, उसका इतिहास क्रम, उसकी अवस्थाएं हैं वो होती हैं, और कई अवस्थाओं से होकर उसको गुजरना पड़ता है। देखो, पृथ्वी के ऊपर आपकी संपूर्ण पृथ्वी जो होती है, उस पृथ्वी के ऊपर दो बल कार्यरत होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों की अगर चर्चा करते हैं तो अंतर्जात बल यानी पृथ्वी के अंदर से जो उत्पन्न होते हैं वो अंतर्जात बल कहलाते हैं, और पृथ्वी के बहिर्जात बल उनको कहा जाता है जो पृथ्वी के बाहर जो स्थलाकृतियां होती हैं उनका क्या है, उनके ऊपर क्या है कार्यरत होते हैं या काम करते हैं। तो बहिर्जात बलों के अंदर उनको सम्मिलित किया जाता है जैसे आपकी स्थलाकृतियां हैं, और उन स्थलाकृतियों का जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उनके अंदर अंतर्जात और बहिर्जात बलों की अगर चर्चा करते हैं तो बहिर्जात बल के अंदर आपकी नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं, सागरीय तरंग के द्वारा, पवन के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, हिमानी के द्वारा आदि क्या है आपकी
प्रमुख है और इनके द्वारा क्या होता है आपका समतल भूभाग यानी कि ऊपर उठी हुई जितनी भी स्थलाकृतियां होती हैं वो क्या है इनके द्वारा समतल पर्याय मैदान के अंदर बदल जाती हैं, या कह सकते हैं कि विषमताओं को दूर करने यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो आपके अंतर्जात बलों के द्वारा अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भूकंप के आने से क्या हो जाती है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी के फूटने से, या कह सकते हैं पटल विरूपणी है, पर्वतों की जो आपका पर्वत पठार नदी घाटियां जो दिखाई देती हैं इनके ऊपर क्या है आपके बहिर्जात बल हैं, यानी कि अंतर्जात बल के द्वारा अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन विषमताओं को दूर करने के लिए कौन सा बल कार्यरत होता है बहिर्जात बल, जिसके अंदर हवा के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा क्या होता है आपका लास्ट में जो भूभाग होता है वह समतल पर्याय मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो आगे बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। पृथ्वी के ऊपर दो बल होते हैं पृथ्वी की सतह पर, दो बल होते हैं। कौन कौन से? पहला है अंतर जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल की अगर चर्चा करते हैं तो अंतर्जात बलों के अंदर क्या है आपके अनेक प्रकार के पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप का आना, इसमें किसको शामिल किया जाता है? पटल विरूपणी बल, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा भूकंप का आना। बहिर्जात बल की अगर चर्चा करते हैं तो बहिर्जात बल के अंदर क्या है आपके बहिर्जात बलों के अंदर अगर क्या है जिसमें आपकी नदी है, आपका बहिर्जात के अंदर नदी, हिमानी, परिहिमानी, वायु, भूमिगत जल, भूमिगत जल और सागरीय तरंगे। ये क्या है इस तरीके से आपके दो जो बल हैं पृथ्वी के ऊपर, दो बल कार्यरत होते हैं, दो बल कार्य करते हैं, जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या होती है, पृथ्वी के अंदर से क्या है उत्पन्न होने वाले जो बल है वो आपके क्या है अंतर्जात बल कहलाते हैं, और पृथ्वी के बाहर जो कार्य करते हैं वो क्या है बहिर्जात बल कहलाते हैं। पृथ्वी के ऊपर ये जो है विषमताओं को उत्पन्न करते हैं, ये जो बल है अनेक प्रकार की विषमताएं हैं पैदा करते हैं, या कह सकते हैं इनके बारे में अनेक प्रकार की विषमताएं पैदा करते हैं। अनेक प्रकार की विषमताएं पैदा होती है, जैसे ज्वालामुखी जब फूटता है तो अनेक प्रकार की भूकंप के आने से, पटल विरूपणी बल से, तो क्या हो जाता है पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार की विषमताओं का सृजन होता है, या बल है वो आपकी उत्थान
कह सकते हैं अंतर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार की विषमताएं देखने को मिलती हैं। उत्थान द्वारा क्या होता है, आपके पर्वत पठार नदियां, पर्वत पठार आपकी पहाड़ों का निर्माण होता है, और अवतलन के द्वारा क्या है, आपके झील और गड्ढों का निर्माण होता है। तो दो प्रकार की विषमताएं हैं पैदा होती हैं। कौन कौन सी विषमताएं? दो प्रकार की। पहली विषमता है वो आपकी उत्थान द्वारा, दूसरा अवतलन द्वारा। उत्थान के द्वारा क्या बनते हैं, आपके पर्वत पठार और पहाड़ियां, पर्वत पठार और पहाड़ियों का निर्माण होता है। और अवतलन के द्वारा किसका निर्माण होता है, झील और गड्ढों का निर्माण होता है। झील और गड्ढों का निर्माण। तो इस तरीके से पृथ्वी के अंदर क्या है, आपकी दो प्रकार की विषमताएं पैदा होती हैं। उत्थान के द्वारा यानी कि पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ, यानी कि धरातल से जब ऊपर उठी हुई विषमताएं पैदा होती हैं, तो वो कौन सी हैं, आपकी पर्वत है, पठार है और पहाड़ियां। और जब उनके अंदर अवतलन यानी धसाव हो जाता है, धसाव के द्वारा झील का निर्माण होता है, गड्ढों का निर्माण होता है। तो ये आपका कौन सा है, अंतर्जात बल के द्वारा दो कार्य है वो संपन्न होते हैं, आपका उत्थान और अवतलन। उसके साथ साथ क्या है, आपके बहिर्जात बलों के अंदर क्या है, बहिर्जात बल के द्वारा क्या होती हैं, नदी, हिमानी, परिहिमानी, वायु, भूमिगत जल और सागरीय तरंग। ये सारे कारक मिलकर क्या करते हैं, इन विषमताओं को क्या करते हैं, दूर करते हैं। कैसे, जैसे नदी है, नदी के द्वारा जब पानी बहता है तो पानी के बहाव के साथ में अगर बीच में कोई भी गड्ढा आता है तो पहले उस गड्ढे को क्या हो जाता है, भराव होता है, उस भूभाग को क्या है, समतल करते हैं और फिर पानी आगे निकलता है। तो जैसे मान लो आपका शुरुआत में जब नदी है वो निकलती कहाँ से है, पहाड़ी, पठारी और आपका पर्वतीय क्षेत्र से निकलती रहती है। तो जैसे ही शुरुआत जब होती है तो ये पर्वतीय भाग से निकलती है और धीरे धीरे, ऐसे नहीं है एक दिन के अंदर ये कटाव होगा, धीरे धीरे अगर ये लगातार ये क्रिया करती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पर्वतीय भाग है धीरे धीरे क्या है, कटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तेज बहाव के साथ होती है तो क्या है, जो है नदी पानी के अंदर जब शुरुआत, नदी के अंदर जब शुरुआत होती है तो वो क्या है, पानी की तीव्रता है वो ज्यादा होती है। तो ऊपर से नीचे की ओर जब पानी गिरता है तो उसके अंदर क्या है, घाटी को क्या है, गहरा करती है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, या पानी के लिए कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो क्या है, चौड़ी होना शुरू हो जाती है और गहराई है वो कम हो जाती है, यानी कि ये कटाव है वो चौड़ा होता चला जाता है। तो इस आधार पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे ही पर्वतीय भाग से जब नदी है या जो आपका पानी लगातार गिरता रहता है तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके पर्वतीय भाग को भी क्या है, काट कर साथ में लेकर चलती है। ऐसे ही क्या है, जैसे झील है, गड्ढों का निर्माण है, तो ये क्या है, इसी के साथ नदी जब बहती है तो बहने के साथ साथ क्या है, अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर चलती है। जैसे ही पानी किसी समतल भाग से गुजर रहा है और बीच में कोई गड्ढा आ जाता है तो पहले क्या है, उसका भराव होता है और फिर पानी आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो बहिर्जात बल है वो क्या है, अनेक प्रकार की जो विषमताएं पृथ्वी के ऊपर सर्जन हुआ था, पृथ्वी के ऊपर इन अनेक प्रकार की जो आपकी विषमताएं पैदा हो रखी हैं उनका क्या करते हैं उनको दूर करते हैं, या कह सकते हैं कि विषमताओं जो होती हैं, जैसे आपकी पर्वत पठार ये जो बने हुए हैं उनको क्या है, समतल भूभाग के अंदर क्या है, स्थापित करती है, या आपके धीरे धीरे क्या है, समतल पर्याय मैदान के अंदर उस रूप को
परिवर्तित कर देती हैं। तो दो प्रकार की शक्तियां पृथ्वी के ऊपर कार्यरत होती हैं, या दो प्रकार की शक्तियां हैं कार्य करती हैं। तो बहिर्जात बल के द्वारा विषमताओं को क्या किया जाता है, दूर करने का प्रयत्न किया जाता है और समतल भूभाग के अंदर उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से समय के साथ क्या है, अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं वो गुजरती हैं। उस जैसे ये जो काम हो रहा है नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी, वायु, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, इनके द्वारा जो बहिर्जात बल के अंदर ये जो बल कार्य कर रहे हैं वो क्या है, आपके एक समय और अनेक प्रकार की विषमताएं जो हैं आपकी, वो क्या है, अवस्था से होकर गुजरती है। जैसे ही मान लो आपकी कोई भी नदी के लिए, तो नदी क्या है, पहले तरुण अवस्था के अंदर होती है, फिर प्रौढ़ावस्था में और फिर जीर्णावस्था के अंदर होती है, और इस प्रकार से लास्ट में क्या है, समतल पर्याय मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो डेविस ने ये माना है कि कोई भी भूभाग है उसके अंदर एक तो समय लगता है, और उस समय के अनुसार क्या है, उसके अंदर आपकी अवस्थाएं बनती चली जाती हैं। जैसे आपकी तरुण अवस्था, तरुण, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था, किसके अनुसार, समय व अवस्था के आधार पे क्या है आपकी, जैसे शुरुआत के अंदर बताया मैंने कि स्थलाकृतियां हैं वो क्या है, एक समय स्थलाकृतियों का निर्माण और विकास एक समय एक अवस्था से होकर गुजरता है, उसका एक संपूर्ण क्या है, इतिहास क्रम होता है। तो ये क्या है, एक इतिहास क्रम ही बनता है किसी भी स्थान की स्थलाकृतियों का संपन्न करने में या बनाने में। यहाँ पे क्या है, स्थलाकृतियों का आपकी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, और बहिर्जात बलों के द्वारा क्या है, उन स्थलाकृतियों का क्या किया जाता है, समतल मैदान के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो आपकी अवस्थाएं हैं वो समय के अनुसार क्या है, परिवर्तित होती हैं। जैसे आपकी मनुष्य की अवस्था होती है, पहले वो शैशवावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है, और फिर वृद्धावस्था में आता है। और वैसे ही क्या है, नदियों की स्थलाकृतियों की आपकी क्या है, अवस्थाओं के अंदर बताया गया। पहले वो क्या है, शुरुआत जब होती है तो तरुणावस्था में, जब उसके अंदर पानी की अधिकता हो जाती है तो प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इस तरीके से क्या है, उनके अंदर अवस्था है वो चलती रहती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इस प्रकार से क्या है, डेविस ने क्या किया, भौगोलिक चक्र के बारे में बताया, और इन्होंने क्या है, डेविस महोदय ने इस जो आपका जो भी आपका डेविस का भौगोलिक चक्र जो प्रतिपादित किया, उसमें उन्होंने भौगोलिक चक्र के बारे में समय की जो अवधि है और उसके अंदर उठा हुआ जो भूभाग है, उसके अंदर जो उठा हुआ जो भूभाग है उसके अंदर अनेक प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं, वो एक प्रकर्म के अंदर प्रभावित होकर क्या है, एक आकृति विहीन समतल मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उनके अंदर उन्होंने कहा है कि कोई भी स्थलाकृति जब बनती है उसके अंदर क्या है, पहले कोई भी स्थल स्वरूप का निर्माण और विकास पर क्या है, संरचना, प्रकर्म और समय तीनों का क्या है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि उन्होंने एक परिभाषा के रूप में प्रतिपादित किया, डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र के बारे में सामान्यतः उन्होंने बताया कि, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डेविस महोदय ने अपने भौगोलिक चक्र के अंदर बताया कि कोई भी स्थल स्वरूप जो होता है, स्थल के ऊपर जो स्थलाकृति बनती है उसके ऊपर तीन जो कार्य हैं, यानी कि स्थल रूप के ऊपर संरचना, प्रकर्म तथा समय का प्रतिफल होता है। ये किसने कहा है, डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि डेविस ने यह प्रतिपादित
प्रतिपादित किया कि स्थल स्वरूप स्थल रूप संरचना प्रकर्म व समय का प्रतिफल है। देखो ये किसने कहा है? डेविस ने कहा है कि स्थल रूप संरचना प्रकर्म तथा समय का प्रतिफल होता है। किस आधार पे उन्होंने ये अपना विचार प्रस्तुत किया कि कोई भी एक स्थल स्वरूप है, उसकी संरचना को बनने में अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और उस अवस्था को गुजरने से क्या है, समय है, वो क्या है, उसके अंदर अवस्थाओं के रूप के अंदर प्रतिरूप होता है। और इसी अवस्था को इन तीन जो प्रकर्म है, संरचना, प्रकर्म और समय या अवस्था, इस समय को क्या है, अवस्था भी कहा है। यानी कि कोई भी जो स्थल रूप है उसको बनने में क्या है, उसकी संरचना बनने के अंदर अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उसके अंदर समय से जो आपकी अवस्थाएं हैं, समय है, प्रकर्म है, क्रम के अनुसार क्या है, वो आपकी संरचना स्थल रूप है, वो बनते चले जाते हैं, एक क्रम के अनुसार, एक समय के अनुसार, एक अवस्था के अनुसार, तब जाके उसकी संरचना है वो बनती है। और इन तीनों कारकों को डेविस ने क्या कहा है, इन तीनों कारकों को क्या कहा गया है, डेविस के त्रिकूट नाम से जाना जाता है। इन तीनों कारकों को, कौन से तीनों कारक, संरचना, प्रकर्म तथा समय, तीनों कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। तो ये क्या है, आपका डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में जाना जाने वाले 3 प्रकर्म है, या आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि स्थल, संरचना, प्रकर्म, समय का प्रतिफल है, किसने कहा। तो ये किसने कहा है, डेविस महोदय ने कहा है। और पूछ सकते हैं कि डेविस का त्रिकूट किसे कहा जाता है, तो संरचना, प्रकर्म और समय, तीनों को क्या कहा जाता है, डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। देखो इन्होंने साधारण रूप से क्या माना है कि डेविस ने माना है कि कोई भी स्थल स्वरूप जो होता है उसके अंदर क्या है, एक समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार परिवर्तन है वो आता है, और इस परिवर्तन के साथ ही क्या होता है, आपके स्थल स्वरूप के अंदर क्या है, क्रमिक परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। और ये किसके द्वारा होता है, कोई भी स्थल स्वरूप का जब निर्माण होता है तो उस निर्माण के साथ साथ उसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार के जो संरचना, प्रकर्म और समय, ये तीनों कारक क्या होते हैं, प्रभावी है माने जाते हैं। तो आगे अपवर्तन चक्र के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।